हेलो स्टूडेंट। अभी हमने पिछले वीडियो में 1947 से 1962 तक की विदेश नीति के बारे में चर्चा करी थी। अब हम जो एक हमने सिद्धांत के बारे में पढ़ा इसमें कि भाई शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात हमने पिछले वीडियो में करी थी। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के जो सिद्धांत हैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको चर्चा करूंगी कि भारतीय विदेश नीति में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत एक इम्पॉर्टेंट अपना एस्पेक्ट रखता है। तो वो क्या है कि चीन और भारत के बीच में, हम सभी जानते हैं कि चीन और भारत के बीच में 1954 में एक संधि हुई थी जिसे पंचशील संधि के नाम से जाना जाता है। और ये जो संधि है, ये जो सिद्धांत है, वो चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के मध्य व्यापार के मेलजोल, आवागमन के से समझौते की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था और जिस पर पीकिंग में, चीन की राजधानी पीकिंग में 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। पंचशील के 5 सिद्धांत क्या हैं? ये ज़्यादातर छोटे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि पंचशील के 5 सिद्धांत क्या हैं। पंचशील के 5 सिद्धांत में एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक गैर एक दूसरे पर अनाक्रमण, जिसको कहते हैं कि किसी तरह का कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा आता है इसमें एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, मतलब कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पारस्परिक लाभ के लिए समानता और सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो इस तरह से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी कि पंचशील सिद्धांत के 5 हमने तत्वों के बारे में पढ़ा। विदेश नीति का जो अंतर्राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है 1955 में बांडुंग, जो कि इंडोनेशिया में एशिया अफ्रीका सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी के रूप में प्रतिबंधित हुआ। बांडुंग में अप्रैल 1824 अप्रैल 1955 को आयोजित किया गया और इसमें 2 महाद्वीपों से औपनिवेशिक युग के बाद के नेताओं की पहली पीढ़ी से संबंधित 29 राष्ट्र प्रमुख सम्मिलित हुए। बांडुंग सम्मेलन में मुख्य रूप से 29 राष्ट्र शामिल हुए थे और इस सम्मेलन का जो मुख्य रूप से उद्देश्य था वो क्या था कि विद्यमान वैश्विक समस्याओं की पहचान करना, उनका आकलन करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त नीतियों का अनुसरण करना था। बड़े और छोटे राष्ट्रों के मध्य के संबंधों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को बांडुंग के 10 प्रिंसिपल्स ऑफ बांडुंग यानी कि बांडुंग के 10 सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और उस सम्मेलन में उनकी घोषणा की गई थी। बांडुंग सम्मेलन ने 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया था। कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा सिंधु जल संधि कूटनीतिक साधनों के माध्यम से विवादास्पद मुद्दों पर की गई प्रगति का एक जीवंत प्रमाण थी। लेकिन ये माना जा सकता है कि भारत ने इस समय जो वैश्विक विवाद सुलझाने के लिए उन्होंने पसंदीदा विकल्प के रूप में शांति कूटनीतिक के प्रयोग के प्रति आस्था दिखाई थी, लेकिन उसने इसके साथ साथ ही कठोर कार्रवाई भी की थी। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि भारत ने 1961 में गोवा में पुर्तगालियों को उनके औपनिवेशिक विदेशी अंतर क्षेत्र से बेदखल करने के लिए बल प्रयोग का विकल्प चुना था। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि भारत बिल्कुल ही सीधा साधा बन करके और शांतिपूर्ण नीति ही, लेकिन उसका जो मेन मोटो है वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है। लेकिन जैसे ये पुर्तगालियों वाला हुआ, तो जहाँ उनको बल प्रयोग की आवश्यकता महसूस हुई, जहाँ कूटनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता हुई, वहाँ भारत अपना पूरा दृष्टिकोण रखता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अपना रुख बदल देता है या दृष्टिकोण नहीं रखता है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि भारत जो है वो लगातार अपनी जो नीति के साथ साथ अपना जो अस्तित्व है उसको भी बनाए रखने के लिए उसमें फेरबदल करता रहता है। अब 1962 में भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या हुआ कि गुटनिरपेक्षता के विचार पर जो विदेश नीति आधारित थी उसमें क्या था, एक
सबसे बड़ा जो तत्व फैक्टर वो था कि बढ़ते हुए जो रक्षा व्यय था वो उसको कम करना था, क्योंकि जो सिक्योरिटी पे चार्ज जो लग रहे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। जो हमारा पैसा था वो इकोनॉमिक पे ना लग करके और सारा सिक्योरिटी पे जा रहा था। तो और इससे क्या होता था कि भारत को अपने रक्षा व्यय को कम करना था। और ऐसे इस नीति के पालन ने भारत की हार्ड पावर क्षमताओं को कमजोर कर दिया था। जिसका पता भारत को आगे चलकर चीनी गेंदबाजी गणराज्य के साथ भारतीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में चला। भारत ने 1959 में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को शरण दी एवं 1960 में चीनी जनवादी गणराज्य के साथ विभिन्न स्तर पर वार्ताएं विफल हो गई। परिणामस्वरूप सुमित गांगुली के शब्दों में यदि हम ये कहें तो भारत ने विवादित हिमालयी सीमा के साथ प्रादेशिक यथास्थिति पुनर्स्थापित करने के लिए अभिकल्पित की गई दबाव देने की रणनीति अपनाई, जिसमें हल्के हथियारों में से लैस अल्प सुसज्जित और थोड़ी बहुत तैयारी वाले सैनिकों को पर्याप्त आपूर्ति लाइनों के बिना अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भेजा गया, लेकिन यह रणनीति असफल सिद्ध हुई। जब 1962 में चीन के जनवादी गणराज्य की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने व्यापक बल के साथ भारत पर आक्रमण किया, तो भारतीय सेना आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय बलों को पर्याप्त क्षति पहुंचाई। जिन क्षेत्रों में उन्होंने घुसपैठ की थी उनमें से कुछ क्षेत्रों से वह वापस चले गए, लेकिन उन्होंने 14,000 वर्ग मील से अधिक के अक्साई चीन क्षेत्र को खाली नहीं किया, जिस पर उन्होंने आरंभ में अपना अधिकार किया था और आज भी यह चीन और भारत के संबंधों में विवाद का विषय बना हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि जो चीन के साथ में भारत में जो झगड़ा हुआ वो आज तक भी बना हुआ है, उस पर आज तक भी हल नहीं निकाला जा सका है। फिर जो अगली बात आई वो आई कोलंबो सम्मेलन तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सीमाएं। भारत तथा चीन ने स्वीकार किया, उसमें थे 6 गुटनिरपेक्ष राष्ट्र: मिस्र, बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, घाना और इंडोनेशिया। 10 दिसंबर 1962 को कोलंबो में मिले थे। कोलंबो सम्मेलन के परिणामस्वरूप जो प्रस्ताव पारित किए गए उसमें भारत ने पीछे हटे बिना चीन द्वारा जो सीमांकन किया गया था उसमें युद्ध विराम रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हटना निर्धारित किया। हालांकि जो मीडिएटर्स थे उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया और लेकिन फिर भी चीन की स्पष्ट रूप से विश्व पटल पर निंदा नहीं की गई और 6 राष्ट्रों ने भारत को बहुत निराश किया, क्योंकि भारत का मन था, भारत ये चाहता था कि ये जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं ये चीन की निंदा करें, लेकिन भारत ने प्रस्तावों को स्वीकार किया, जबकि चीन ने इन प्रस्तावों को समझौता वार्ता आरंभ करने के आधार सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया और ये अंत में ये वार्ता असफल हो गई। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि चीन के साथ 1962 के युद्ध ने भारत की विदेश नीति के प्रथम चरण का अंत किया और जिसमें भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता क्या थी, वो थी आदर्शवाद थी। और इसमें प्रारंभ में तो भारत को सफलता मिली तथा जो विरासतें भारत ने अपनी विदेश नीति में इनको पर्याप्त स्थान दिया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत को अपनी इस आदर्शवाद की जो छवि है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। कुछ कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत ने जो है चीन के साथ जो युद्ध हुआ उसके बाद में अपनी विदेश नीति में कुछ चेंज लेकर के आए और उन्होंने फिर क्या हुआ कि बांडुंग सम्मेलन में जो हुई थी उसके बाद में कोलंबो सम्मेलन में फिर जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। तो इस तरह से भारतीय विदेश नीति क्या है कि जो प्रारंभ में शांतिपूर्ण सहस्थित की नीति थी उसमें जो चेंज आया वो 1962 में जब भारत चीन विवाद उत्पन्न हो गया, भारत चीन युद्ध हो गया, तब उसमें कूटनीतिक बदलाव देखने को मिलते हैं। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन
उसका गठन कैसे हुआ और उसका संक्षिप्त विवरण देखेंगे। धन्यवाद।